नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ब्रिक्स वर्चुअल समिट में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। कुलगाम के जंगलों में छिपे 2 आतंकवादी, गुडर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जारी। शुरुआती गोलीबारी में सेना के 2 जवान घायल। बिहार एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में दावे और आपत्ति की डेडलाइन बढ़ाने से शीर्ष अदालत ने किया था इनकार। बीजेपी सांसदों की कार्यशाला का अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पहले दिन जीएसटी रिफॉर्म और सरकार की नीतियों समेत अन्य मुद्दों पर विचारों का हुआ आदान प्रदान। और सिनर को हराकर स्पेन के अल्कराज ने जीता यूएस ओपन का खिताब। वर्ल्ड नंबर 1 का ताज भी छीना। तो आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ब्रिक्स वर्चुअल समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस समिट में अमेरिकी टैरिफ से निपटने के तरीकों और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। इसे ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ने व्यापार और टैरिफ पर अमेरिका की नीतियों से उत्पन्न व्यापार व्यवधानों पर चर्चा के लिए बुलाया है। भारत 2026 में ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करेगा और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। ये जिम्मेदारी ब्राजील से भारत को 1 जनवरी 2026 से मिलेगी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कुलगाम में इस समय सेना के साथ आतंकी मुठभेड़ चल रही है। जी हां, जिले के गुडर इलाके में मुठभेड़ चल रही है। शुरुआती गोलीबारी में सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं और उन्हें इलाज के लिए आर्मी बेस अस्पताल ले जाया गया है। सेना सूत्रों के अनुसार गुडर कुलगाम के घने जंगलों में 2 आतंकवादी छिपे हुए हैं। तो कुलगाम में इस समय सेना के साथ आतंकी मुठभेड़ चल रही है। जिले के गुडर इलाके में ये मुठभेड़ लगातार जारी है। शुरुआती गोलीबारी में सेना के 2 जवान भी घायल हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत 24 जून से हुई थी, जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थीं। अब फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को जारी होगी। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि 1 सितंबर के बाद भी दावे स्वीकार किए जाएंगे। इससे पहले 22 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए मतदाताओं की मदद करने का निर्देश दिया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी यह नहीं कहा कि एसआईआर अवैध है, लेकिन इसकी टाइमिंग और प्रक्रिया पर जरूर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने 65 लाख गायब नामों की लिस्ट वेबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश दिया था और आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी स्वीकार करने के निर्देश दिए थे। और संसद भवन के परिसर में स्थित जीएमसी बाल योगी सभागार में आज भी बीजेपी सांसदों की कार्यशाला होगी। आज इसका अंतिम दिन है, तो कल पहले दिन एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और एक सामान्य सांसद की तरह सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सांसदों की कार्यशाला की तस्वीरें साझा की। इस वर्कशॉप में विविध मुद्दों पर सांसदों ने बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया। सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के लिए धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। सांसदों ने कहा कि सरकार के फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है और
आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाया है। पंजाब में बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने पंजाब में आई बाढ़ के बाद सहायता देने के संबंध में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने इन राज्यों से पंजाब के लिए आर्थिक सहायता की अपील की है। अपने पत्र में रवनीत सिंह ने लिखा है कि पंजाब इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। इस संकट ने बुनियादी ढांचे को क्षतिग्रस्त कर दिया है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि पंजाबियों ने हर संकट में दृढ़ता के साथ दिया है और आज जब पंजाब खुद संकट में है तो उसे देश से उसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने राजस्थान, यूपी, एमपी और गुजरात से हर संभव मदद पंजाब को तुरंत पहुंचाने की अपील की है। दरअसल पंजाब के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने हालात और ज्यादा गंभीर कर दिए हैं। हालांकि आज तेज बारिश की चेतावनी नहीं है और राज्य में आज से स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ से 2000 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं और 22,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं 3.87 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए हैं और 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच लुधियाना में सतलुज नदी पर बने 2 बांध कमजोर हो गए हैं, जिनकी मरम्मत का काम जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चंबा, किन्नौर, लाहौल, स्पीति को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बारिश के आसार हैं। हालांकि विभाग का अनुमान है कि कल से अगले 3 दिनों तक मानसून कमजोर रहेगा और बारिश की तीव्रता घट जाएगी। इस साल का मानसून प्रदेश के कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा सक्रिय रहा। आंकड़ों के मुताबिक शिमला में औसत से 113% और कुल्लू में 116% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। यही नहीं, अन्य जिलों में भी अपेक्षा से अधिक बारिश दर्ज हुई है और इस असामान्य वर्षा ने प्रदेश की सड़कों, मकानों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब तक प्रदेश में करीब 4080 करोड़ रुपए की निजी और सार्वजनिक संपत्ति बरसात के कारण बर्बाद हो चुकी है। अकेले मकानों की ही बात की जाए तो 1194 घर पूरी तरह से ढह गए हैं, जबकि 5077 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। इसके अलावा 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 1087 सड़कें अब भी बाधित हैं, जिससे आवाजाही में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं उत्तराखंड में कुछ इलाकों में मौसम साफ होने के कारण लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने आज कई पर्वतीय इलाकों में तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने का अनुमान है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो है वो अब टलता हुआ नजर आ रहा है। यमुना का जलस्तर अब खतरे के निशान से नीचे आ गया है, लेकिन कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली सरकार की ओर से लगातार लोगों की मदद की जा रही है। निचले इलाकों में रहने वालों को शिविर में ठहराया गया है, जहां उनके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं हथनीकुंड बैराज से 40,665 क्यूसेक, वजीराबाद बैराज से 65,370 क्यूसेक और ओखला बैराज से 95,045 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। राजस्थान की कैबिनेट में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दौसा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बाढ़ से कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसे लेकर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। उनके मुताबिक सरकार पूरी तरह से जागरूक है और प्रशासन सक्रियता से काम कर रहा है। अब तक 650 स्कूलों और 16 बांधों की मरम्मत के लिए 16 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार पूरी तरह से सचेत है और यहाँ का प्रशासन बिल्कुल चुस्त है। उनसे लगातार मेरी बातचीत होती रहती है। अभी सरकार ने यहाँ पर जो अपने स्कूल हैं, करीब 650 स्कूल
और 16 डैम, उनके रिपेयर के लिए भी 16 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रशासन के पास भेजे हैं। एक नुकसान यहाँ पर हुआ है जो अभी कलेक्टर साहब के साथ मैंने देखा, सब महिलाओं से भी यहाँ बातचीत करिए, जो बाजरे के यहाँ के खेत हैं वो पूरे खराब हो गए। इस गांव के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है खेती का, तो पूरी तरह से मुआवजा मिलेगा। और मैंने कलेक्टर साहब को ये बोला है कि एक बार खुद निरीक्षण करेंगे अलग अलग गाँव में जहाँ की रिपोर्ट आ रही है, जहाँ पे भी नुकसान हुआ है वहाँ पे पूरा मुआवजा मिलेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए, पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DT न्यूज। आपको बता दें, चंद्र ग्रहण के दौरान देश भर में ब्लड मून देखा गया और अलग अलग शहरों में लोग इस खगोलीय घटना के साक्षी बने। इस बेहद खास पल की छवि को लोगों ने अपने कैमरों में कैद किया। बीती रात लगभग 3-3.5 घंटे से अधिक समय तक चांद पर धरती की छाया पड़ती रही। चंद्र ग्रहण की पूरी अवधि में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच रही और चांद पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ा। भारत समेत ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की जैसे देशों में भी चंद्र ग्रहण देखा गया। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद आज मंदिरों के पट खोले गए और मंदिरों की सफाई की गई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहले देव प्रतिमाओं का गंगाजल से अभिषेक किया गया और इसके बाद महाकाल मंदिर में बाबा की भस्म आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। और आपको बता दें कि भारत रत्न भूपेन हजारिका की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर लिखा है कि असम की संस्कृति को वैश्विक पहचान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को उनकी जयंती पर मेरा नमन। भारतीय संस्कृति और संगीत जगत को उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। भूपेन हजारिका की जयंती पर प्रधानमंत्री ने उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री ने X पर भूपेन हजारिका को लेकर एक आलेख भी साझा किया है। प्रधानमंत्री के आलेख के कुछ मुख्य बिंदु आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि 8 सितंबर भारतीय संस्कृति और संगीत के दीवानों के लिए एक खास दिन है। असम के मेरे भाइयों और बहनों के लिए भी ये और ज़्यादा खास हो जाता है। 8 सितंबर इस वर्ष उनकी जन्मशती समारोह की शुरुआत हुई। ये उनके अभूतपूर्व योगदान को याद करने का एक अवसर है। उनके हर शब्द में दया, सामाजिक न्याय, एकता और गहरी जड़ों के वे असम की स्वदेशी पहचान को अपने साथ लेकर चले। सीखने की उनकी चाहत उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कॉटन कॉलेज से पहुंची। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की चाहत उनको ले गई अमेरिका, जहां उस समय के प्रमुख शिक्षाविदों, विचारकों और संगीतकारों से मुलाकात की। गीत ऑल मैन रिवर भूपेन दा की प्रतिष्ठित रचना वेरिस्टिनो परोरे की प्रेरणा रहा। भारतीय लोक संगीत के उनके प्रदर्शन के लिए अमेरिका में भी वे सम्मानित हुए। पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला एलेनोर रूजवेल्ट ने उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया।
अमेरिका में ही रहने का विकल्प था, लेकिन वे भारत लौट आए। भूपेन दा की रचनाएं आधुनिकता को देखने का एक सशक्त माध्यम बनी। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, संगीत से शक्ति और आशा मिली। भूपेन हजारिका की जीवन यात्रा में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिखाई पड़ती है। भूपेन दा एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी वे जनसेवा की दुनिया से जुड़े रहे। 1967 में वो असम के नवबोईचा के निर्दलीय विधायक चुने गए। भारत की जनता और सरकार ने उनके अपार योगदान को मान्यता दी। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उनको नवाजा गया। 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2011 में भूपेन दा के अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए। शानदार जीवन की तरह मृत्यु में भी उन्होंने लोगों को एकजुट किया। उनके संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। संगीत, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करें। ढोला और सादिया को जोड़ने वाला पुल भूपेन हजारिका के नाम पर है। गीतों ने क्षेत्रों के दिलों को जोड़ा है और पुल जमीनों और लोगों को जोड़ रहा है। तो ये वे कुछ मुख्य बिंदु हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेन हजारिका को लेकर अपने आलेख में साझा किए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गाजा में बंधकों की रिहाई को लेकर आखिरी चेतावनी दी है और नया संघर्ष विराम प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के तहत हमास को पहले दिन सभी 48 बंधकों को छोड़ना होगा। बदले में इजराइल हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और संघर्ष विराम के दौरान शांति वार्ता होगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है, इजराइल ने मेरी शर्तें मान ली हैं, अब समय आ गया है कि हमास भी मान ले। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हमास ने शर्त नहीं मानी तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। इजरायली अधिकारी के मुताबिक इजराइल ट्रंप के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। बात करें खेल की खबरों की तो हॉकी एशिया कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है और इस जीत को लेकर हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने टीम के खिलाड़ी सुखजीत से खास बातचीत की है, वो देखिए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इस वक्त हमारे साथ सुखजीत है। सुखजीत, काफी कड़ी मेहनत की और उसका नतीजा देखने को मिला कि 4-1 से कोरिया को हराया और अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी किया। हमने कोरिया को 4-1 से हम जीते हैं, तो एज ए टीम सभी का अच्छा परफॉर्म रहा है। जो हम मैच डे बाय डे हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो जो हम फाइनल में हमारा 4-1 स्कोर रहा है कोरिया के साथ। कोरिया के खिलाफ आपका सुपर जो 4 था उसका मुकाबला एक ड्रॉ भी रहा था, और लेकिन यहाँ पे आकर के आपने चारों खाने चित किया कोरिया को। ये क्या एक मतलब एक टैक्टिक्स थी कि अपनी असली ताकत को फाइनल के लिए छुपा के रखना था, या फिर आपने अपनी कमियों को ही कहीं ना कहीं दुरुस्त किया? सर, जो हमारा 2-2 ड्रॉ रहा था तब हमारे से फॉरवर्ड लाइन से मतलब मिसिंग हुआ था, तो जो हमारा आज फाइनल था हमने पूरा हमारी टीम एज ए टीम माइंडसेट था कि जो भी चांस मिलेगा हम उसको वेल करेंगे, और जो हमने आज फाइनल जीता है। सुजीत, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब वर्ल्ड कप के लिए अगले साल होने वाले उसके लिए आपकी टीम जो है क्वालिफाई कर चुकी है, तो अब यहां से किस तरह की एक नए सिरे से क्या कुछ तैयारी शुरू होगी? बिल्कुल, अगला हमारा टारगेट वर्ल्ड कप ही है, तो एज ए टीम अच्छा प्रैक्टिस करेंगे। जो नेक्स्ट ईयर हमारा वर्ल्ड कप है और हम जरूर अच्छा परफॉर्म करके हम जीत के लेकर आएंगे। आज की जीत में अगर बात की जाए तो आपने गोल की शुरुआत की और उसके बाद जिस तरह से टीम का जो कंट्रोल दिखा, पोजीशन दिखी गेंद पर, वो बहुत ज्यादा थी, तो उसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, पूरा डिफेंस में भी हमारा अच्छा तालमेल रहा है। जो हमने मतलब कोई भी लैप नहीं दिया है, तो एज ए टीम हम कंट्रोल कर रहे थे बॉल को। जो हमें काउंटर अटैक मिल रहे थे हम उसको कन्वर्ट कर रहे थे गोल में। आज तेजी भी काफी दिख रही थी मैदान पे। बिल्कुल, क्योंकि फाइनल था और हमारे मतलब इधर बिहार में हो रहा था। हमें ये था कि हम फाइनल जीतकर हम अपने घर जाएं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। तो जाहिर तौर पर भारतीय टीम ने इतिहास रचा है राजगीर में, और ये इतिहास इसलिए भी खास है क्योंकि टीम ने जो है वो कहीं ना कहीं अब
वर्ल्ड कप यानी कि अगले साल जो होने वाला जो वर्ल्ड कप है हॉकी का, उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो कि एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए सामने है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। और कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में अल्कराज ने अपने चिर प्रतिद्वंदी यानिक सिनर को मात दी और इस जीत के साथ ही अल्कराज सिनर को हटाकर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं। यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज रविवार को यूएस ओपन के फाइनल में खेलने उतरे तो ये एक ऐतिहासिक क्षण था। ये दोनों खिलाड़ी इस साल लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने सामने थे। ओपन एरा में ये पहला मौका था जब दो खिलाड़ी लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल खेलने उतरे थे। वहीं यूएस ओपन के फाइनल में ये दोनों पहली बार आमने सामने थे। मैच का पहला सेट 6-2 से अल्कराज के नाम रहा। दूसरा सेट यानिक सिनर ने 6-3 से जीता और मुकाबला बराबरी पर आ गया। हालांकि नंबर 1 के ताज पर नजर टिकाए बैठे अल्कराज ने तीसरा और चौथा सेट 6-1, 6-4 से जीतकर मैच अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही अल्कराज सिनर को हटाकर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने रैंकिंग्स के शीर्ष पर सिनर का 65 हफ्तों से चला आ रहा वर्चस्व समाप्त किया। अल्कराज सितंबर 2023 के बाद पहली बार दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने हैं। ये अल्कराज का कुल मिलाकर छठा ग्रैंड स्लैम और दूसरा यूएस ओपन खिताब है। ओपन एरा में बियॉन वॉर के बाद अल्कराज पहले खिलाड़ी हैं जिसने 22 साल की उम्र में 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। वहीं 23 साल का होने से पहले 2 बार यूएस ओपन जीतने वाले वे तीसरे खिलाड़ी हैं। इस हार के साथ सिनर का नंबर 1 का ताज तो गया ही, वहीं हार्ड कोर्ट पर उनका 27 मैच से चला आ रहा विजय रथ भी थम गया। साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम संपन्न होने के साथ ही टेनिस की दुनिया में सिनर और अल्कराज का दबदबा बरकरार रहा। लगातार दूसरे साल चारों ग्रैंड स्लैम इन दोनों के ही नाम रहे। 2024 में सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जीता था। वहीं 2024 में अल्कराज ने फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीतने में कामयाबी पाई थी। वहीं इस साल यानी 2025 में सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन का खिताब अपने नाम किया। वहीं अल्कराज ने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीतने में कामयाबी पाई है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर भाजपा ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का फैसला किया है और इसके साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा नमो युवा रन का आयोजन करने वाली है, जिसके तहत 17 सितंबर को देश के 75 स्थानों पर एक साथ दौड़ का आयोजन होगा, जिसमें हर लोकेशन पर 10 से 15 हजार युवा भाग लेंगे। इस तरह एक साथ करीब 10 लाख लोग नशा मुक्त भारत थीम के तहत दौड़कर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाएंगे। रविवार को एक विशेष कार्यक्रम में नमो युवा रन टी शर्ट को भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा, नमो युवा रन का मकसद देश के युवाओं को देश की मिट्टी और देश की संस्कृति से जोड़ना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।